यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेज नंबर 23 ऑफ संचयन बुक। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सपनों के से दिन। आज आगे हम उसके पढ़ेंगे। पेज नंबर 23 पर थर्ड पैराग्राफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। पिछली लाइन में अगर हम देखें तो ऐसे समय में हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओमा कौन था। इस पैराग्राफ में ओमा के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया था है कि उसका शरीर कैसा था, वो कैसा दिखाई देता था और नेतागिरी करता था और लोगों को मारने पीटने में माहिर था। वो कैसा था, कौन था, इसके बारे में बताया गया है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है सभी ने। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कोई भी नहीं था, क्योंकि वो अपने आप में ही एक अनोखा लड़का था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का हम नहीं ढूंढ पाते थे। कोई भी वैसा नहीं था। उसकी बातें अजीब सी थी। गालियां बकता था, बात बात पर गाली गलौज करने पर उतारू हो जाता था। मार पिटाई का ढंग तो उसका बिल्कुल ही अलग था। उसकी शक्ल सूरत में भी वो सबसे अलग था। हांडी जितना बड़ा सिर, उसका सिर बहुत बड़ा था। जैसे एक हांडी, एक बड़े भिगोने को कहा जाता है। भिगोना जिसे पतीला आप जनरली आम बोलचाल की भाषा में कहते हो, जिसमें खाना पकाया जाता है, गोल पतीला। हांडी जितना सिर, उसके ठिगने चार बलिष्ठ के शरीर पर ऐसे लगता जैसे कि बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। तरबूज मतलब बड़ा सा तरबूज रख दिया हो। उसका शरीर तो इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसका सिर जो था वो बहुत अधिक बड़ा था। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं, सिर से किया करता था। हाथ पांव तो नहीं चला पाता था। और नारियल की सी उसकी आंखें थी। बंदरिया के जैसा उसका चेहरा था। बिल्ली के बच्चे जैसा माथे पर तरबूज रखा हो ऐसा दिखाई देता था। और वह सांड की भांति फुफकारता था जब वो लड़ाई करता था, जब उसे गुस्सा आता था। सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में वो मार दिया करता था। और उससे दुगने तिगने शरीर वाले, मतलब हट्टे कट्टे नौजवान भी जो थे, वो उससे डरते थे। और वो जब कभी लड़ाई होती तो वो पेट में ही अपना सिर मारता और पीड़ा पहुंचाता। पीड़ा से सभी चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले, इतनी तेजी से वो सिर मारा करता था। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। जैसे रेल का बम्बा आता है, इंजन आता है, और रेल के इंजन की भांति वह बड़ा और भयंकर तो था ही। वो एक अपने आप में अनोखा सा लड़का था। बलिष्ठ का अर्थ है बित्ताबर, मतलब छोटा सा था। बित्ताबर छोटा सा था। बलिष्ठ का अर्थ है। और सस्ता सौदा का अर्थ है आसान उपाय। हांडी एक बड़ा भिगोने को कहा गया है। बाकी ऊपरी पैराग्राफ के जो मीनिंग है वो कल मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। फुफकारता शब्द आ रहा है, उसका अर्थ है आक्रमण करते हुए भारी आवाज करना। जैसे सांप की फुफकार, आपने एक चैप्टर में पढ़ा सांप की फुफकार। और फुफकारता आक्रमण करते हुए भारी आवाज करता था। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज नंबर 24 पर अब हम चलेंगे। पेज नंबर 24 पर बताया गया कि अब वो अपने स्कूल के बारे में बता रहा है कि जहां वो पढ़ा करता था। लेखक बताते हैं कि उनका स्कूल कैसा था। हमारा स्कूल बहुत ही छोटा था, बहुत बड़ा स्कूल नहीं था। केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति, एच का अल्फाबेट का आकार अपने देखा है कि दोनों और कमरे बने हुए थे। दाईं और पहला कमरा जो था राइट हैंड, दाईं और राइट हैंड, दाईं और को कहते हैं, और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था। अब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक नंबर में आ सकता है कि हेडमास्टर जी का नाम क्या था। तो हेडमास्टर जी का नाम मदन मोहन शर्मा जी था। आप मार्क कर सकते हो यहाँ पर। जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक लटकी रहती थी। अब चिक किसे कहते हैं? चिक बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा उसे कहा जाता है। आप अगर आप जीटी रोड पर जाओ तो बहुत से जो बेचने वाले हैं वो चिक बेच रहे होते हैं। हमारे शहर में भी यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अगर आप
जाओ तो वहां बेच रहे होते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ बंगा रोड पर भी बैठे होते हैं। तो स्कूल की प्रेयर के समय बाहर आते और सीधी कतारों, कतारों मीन्स लाइनों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। यहाँ से पता चलता है कि हेड मास्टर जी गोरे रंग के थे। और जब जैसे आप हाइट वाइज लाइन बनाते हो, वो भी जब लड़कों को हाइट वाइज लाइन में अच्छी तरह अनुशासन में खड़े हुए देखते तो उनका चेहरा खिल उठता। चेहरा खिल उठना खुश होना को कहा जाता है। सारे अध्यापक लड़कों की तरह कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते और अध्यापक भी उनके पीछे पीछे चलते या खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद, अब यहाँ मास्टर प्रीतम चंद किससे कहा गया है? पीटी सर को कहा गया है। मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे पीछे खड़े देखते कि कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा है, क्योंकि उनका काम ही यही था, जैसे कि पीटी सर का काम होता है अच्छी तरह प्रेयर के समय सुबह मॉर्निंग असेंबली में वो लाइनें बनवाते हैं, सभी को अच्छे अनुशासन सिखाते हैं, अच्छे से खड़ा होना सिखाते हैं, तो उनका भी वही काम था। उनकी गुड़की और ठुड्डों के भय से, जो मतलब वो जोर से मारते थे ना, उसका भय बच्चों के मन में था। सभी कतारों के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते और सब सीधे कतारों में बने रहने की कोशिश किया करते थे। सीधी कतारों के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखना होता था कि आगे पीछे लड़कों के बीच की दूरी भी, जैसे इक्वल डिस्टेंस भी हो। आपको भी ये सब चीजें सिखाई जाती हैं जब आप मॉर्निंग असेंबली के लिए जाते हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरा करते थे। और उनका क्यों डरा करते थे? क्योंकि उनका स्वभाव बहुत सख्त था और किसी ने कभी ना देखा ना सुना। सख्त स्वभाव इतना था कि कभी वैसा किसी का अन्य का स्वभाव नहीं था। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला लेता या पाम से दूसरी पिंडली, पैर के निचले भाग को कहा जाता है, जैसा कि अक्सर बच्चे मॉर्निंग असेंबली के टाइम करते हैं, बूट पॉलिश ना हो तो अपने बूटों को अपनी पैंट से रगड़कर साफ करने की कोशिश करते हैं या खुजली करते हैं। तो अगर कोई ऐसा करता, मतलब कहने का भाव कि थोड़ा सा भी हिलता, तो वो बाघ की तरह उस पर झपट पड़ते, उस पर हमला कर देते और खाल खींचने के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते, मतलब सबूत दे देते कि खाल खींचने का जो मुहावरा बना है वो सच में ठीक ही बना है। तो इस तरह से उनका स्वभाव कहा गया है कि बहुत ही सख्त था। यहाँ पर आप नोट करिए जो डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं। गुड़की देना, डराने की आवाज करना, गुड़कियां देना, डराने की आवाज, बहुत ऊंची आवाज में बोलना। जब कोई बच्चा गलती करे तो उसे बहुत जोर से बोलना कि क्या कर रहे हो तुम। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश, प्रयत्न का अर्थ है कोशिश। झपट पड़ना, आक्रमण करना, झपट पड़ना, आक्रमण करना। और खाल खींचना मुहावरे का अर्थ है पीड़ा पहुंचाना। खाल खींचना मुहावरे का अर्थ है पीड़ा पहुंचाना। उसके बाद मूविंग अहेड टू द पेज नंबर 25 पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। हेडमास्टर जी बहुत नम्रभाषी थे, कभी किसी बच्चे को डांटते नहीं थे, कभी किसी के साथ सख्ती नहीं बरतते थे। और 5वीं और 8वीं कक्षा को वो स्वयं ही अंग्रेजी पढ़ाया करते थे, क्योंकि एक प्रिंसिपल की भी ये ड्यूटी होती है कि वो एक दिन में 1 या 2 पीरियड जरूर ले। तो उस तरह से वो भी अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 5वीं और 8वीं की कक्षाएं लेते थे। और हमारे में से वो कहता है कि किसी को भी याद नहीं है कि 5वीं श्रेणी में हम उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा हो या सुना हो, मतलब किसी को भी मारते हुए उन्होंने नहीं देखा था। वो बहुत ही नम्र भाषी थे। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द है जैसे कि सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वे गुस्से में बहुत तेज तेज जल्दी जल्दी आंखें झपकाते, ज्यादा से ज्यादा वो आंखों से ही इशारा दे देते। अपने लंबे हाथों की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते, तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा कर लिया करते थे। यहाँ लेखक अपने बारे में भी बता रहा है कि उसका शरीर जो था वो बहुत
कमजोर था, ज्यादा हट्टा कट्टा वो नहीं था। और मास्टर जी चपत का अर्थ होता है एक हल्की सी चपट, एक हल्की सी चपेट दे दिया करते थे। और जब कभी मास्टर जी ऐसा करते तो बच्चे मुंह नीचा करके हंस देते, अर्थात उसमें भी उन्हें बुरा नहीं लगता। वह चपत कैसी लगती थी? वह चपत हमें ऐसी लगती थी जैसे भाई बीखे की नमकीन पापड़ी, इतनी मजेदार लगती थी। अब भाई बीखे की नमकीन पापड़ी किसी सभी स्कूलों के बाहर कोई ना कोई चीजें बेचने वाले लोग खड़े रहते हैं, रेड़ियां लेकर खड़े रहते हैं। तो बीखे की नमकीन पापड़ी उसने इसलिए कहा कि शायद वहाँ बाहर जो है पापड़ी जो बिकती थी, वो बच्चे जब स्कूल से छुट्टी होने के बाद बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहाँ खड़े होकर खाने में बहुत अधिक मजा आता है। तो लेखक को भी वो चपत कहने का भाव बहुत नमकीन पापड़ी जैसी लगती थी। या पापड़ी तो सबने खाई होगी, गोलगप्पे चाट पापड़ी सबने खाई होगी, यू नो इट वेरी वेल। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहां हम खुशी से भागे जाए। वो कहता है कि फिर भी इसके बावजूद भी स्कूल हमें जाना अच्छा नहीं लगता था। पहली कच्ची श्रेणी से, कच्ची श्रेणी कच्ची और पक्की हुआ करती थी पहले समय में, लेकिन अब तो जैसे प्री नर्सरी, नर्सरी, बहुत सारी क्लासेस इस तरह से स्टार्ट होती हैं स्कूलों में। तो वो कहता है से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़कर हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। आप भी अगर केजी विंग के सामने जाकर 10 मिनट खड़े होकर देखो ना, तो बच्चों को, जो पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने आते हैं, वो देखते हैं कि वो जब बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं मॉर्निंग में, तो बच्चे रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तो इस तरह से वो भी, उन्हें भी स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते थे। और कई बच्चे तो रिक्शा से या स्कूटर से छलांग भी मार देते हैं कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मतलब स्कूल जाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते हुए भी स्कूल अच्छा लगने लगता है। लेकिन अब जैसे लॉकडाउन की परिस्थिति है तो बच्चे घर में भी बैठकर उकता चुके हैं और मन करता है कि नहीं स्कूल जाएं। हमारा भी मन करता था स्कूल चले, क्योंकि हमारा एक रूटीन बना हुआ है और हमें भी लगता था कि नहीं घर में जैसे पैक हो गए। तो कभी कभी वो भी अपने मन के भाव बता रहे लेकिन कि हमें स्कूल जाना अच्छा लगता था। कब अच्छा लगता था? जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय हमें पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते, झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, तो हमें स्कूल जाना अच्छा लगता। अभी भी इन एज पर माय एक्सपीरियंस कि स्कूल में जिस दिन स्पोर्ट्स का पीरियड होता है ना, जिस बच्चे ने छुट्टी भी करनी होती है वो भी कहता है नहीं नहीं आज नहीं मैं छुट्टी करूंगा, आज स्पोर्ट्स का पीरियड है तो मैंने स्कूल जाना है। तो उस तरह उस दिन उसने स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता। तो हवा में लहराती फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियां और गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते थे। तो इस पेज पर जो कठिन शब्द आए हैं, चपत मीन्स एक हल्की सी चपेट, अभ्यास करवाना, बार बार करवाना। बाकी मूविंग अहेड टू द पेज नंबर्स 26 पर आगे हम बढ़ते हैं। फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी और गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास करवाया करते। और अगर हम गलती ना करते तो चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और कहते शाबाश। और वो एक शाबाश शब्द सुनते ऐसे लगता कि सरे सुरे दुनिया जहान की खुशी मिल गई हो। वेल बिगिन अगेन, बहुत अच्छा है, दोबारा करो। और 1 2 3 4 2 1, जैसे कि पीटी साहब आपको भी पीटी करवाते हैं तो इस तरह से वो बोलते। उनकी एक शाबाश ऐसे लगती कि जैसे सारे साल में अध्यापकों ने जो गुडें दी होती है, जो गुड हमारी नोटबुक्स पर दिया होता है, उससे भी ज़्यादा वो अधिक अच्छी लगती, क्योंकि पीटी साहब बहुत ही कम शाबाश किसी को दिया करते थे। अक्सर समय वो गुस्से में ही रहते, डांटते डपटते रहते, लेकिन जब कभी वो एक गुड कह देते तो लगता, एक शाबाश दे देते तो लगता कि सारे साल में जो गुड मिली है वो भी उसके सामने फीकी पड़ गई है, उससे भी अधिक मूल्यवान उन्हें लगने लगती। कभी ऐसे भी लगता कि कई सालों की सख्त मेहनत से प्राप्त की गई पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे किसी गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करते हैं
कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है। तो शायद पीटी साहब के जो भय ही था जिसके कारण हम बच्चे अनुशासन सीख पाए थे। जब अध्यापक आपको अच्छे से अनुशासन में रहना सिखाते हैं तो उसके बाद बच्चे जो है वो धीरे धीरे सब बातें सीख जाते हैं। तो उसे भी ऐसे लगता कि शायद उनके भय का कारण ही था कि हम अनुशासन प्रिय बन सके। और इसका एहसास लेट एज में होता है। मुझे अभी तक याद है कि मेरे एसएस के टीचर थे और जब वो क्लास में एंटर होते थे तो मेरा दिल अंदर ही अंदर, चाहे मैंने लर्न भी किया होता था, मैं डर जाती थी। और आज मुझे लगता है कि जब जैसे उन्होंने सख्ती की तो उसके कारण ही शायद हम इस स्टेज पर पहुंच पाए हैं, हम इतना पढ़ पाए। तो ये एक भय ही था कि हम अपना रूटीन सीख पाए, डेली का डेली काम करना सीख पाए। तो उसके लेखक के मन में भी ऐसी ही भावना थी और इसका एहसास जब बच्चे पढ़ते हैं तब नहीं होता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, उन बातों को याद करते हैं, तो उस समय उनका वो सब बातें याद आती है और उसका एहसास जागता है। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती थी। अब लेखक अपने मन के भाव बता रहा है कि स्कूल न जाने का कारण शायद यह भी था कि हर साल उसे पुरानी किताबें दी जाती थी। जैसे सभी बच्चे, जब आप भी छोटे थे तो आपको जब पुरानी किताबें पेरेंट्स लेकर देते थे, आपके माता पिता लेकर देते थे, तो आपको मन ही मन अच्छा नहीं लगता था। कई बार आप रोते थे, चिल्लाते थे कि नहीं, मैंने अपनी पुरानी बुक नहीं लेनी है, मैंने अपनी नई बुक खरीदनी है। सभी बच्चे कक्षा में नई किताबें लेकर आते हैं और मेरी पुरानी किताब पर वो मजाक बनाते हैं। तो फिर लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े हो गए तो आपको उस बात की अहमियत पता चली, पैसों की अहमियत पता चली और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आपका नजरिया बदलने लगा। तो लेखक जब वो बताता है कि स्कूल न जाने का कारण ये था कि मुझे पुरानी किताबें थमा दी जाती थी। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी के एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे और वो धनाढ्य लोग थे। धनाढ्य लोग किसे कहा गया है? अमीर लोग। अमीर धनाढ्य लोग थे, अमीर लोग थे। उनका एक लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहता था, एक क्लास आगे था। और उस लड़के की हर साल पुरानी किताबें मुझे थमा दी जाती थी, मुझे दे दी जाती थी। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी ना थी। वो कहता है कि हाँ, मैं पढ़ गया और इसका कारण यह था कि शायद मुझे पुरानी किताबें मिलती जा रही थी और मैं पढ़ता जा रहा था। और अगर मेरे घर वालों को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते तो मेरी शायद पढ़ाई ही छूट जाती, वो छुड़वा देते, क्योंकि वो पढ़ाई में कोई दिलचस्पी सॉरी तो नहीं लिया करते थे। और सारी मेरी, वो फिर बताता है कि मेरी जो कॉपियां थी, पेंसिलें थी, होल्डर होल्डर क्या होता है, जिसमें निब जो है वो निचले हिस्से में डाल दी जाती, पेन स्टैंड जिसे कह सकते हो, स्याही दवात में मुश्किल से 1-2 रुपए ही खर्च हुआ करते थे। और वो उस समय में 1-2 रुपए भी बहुत हुआ करते थे। और 1 रुपए में एक सेर 1 किलो घी आया करता था, जिसकी आज कीमत 500 रुपए है। आप भली भांति अंदाजा लगा सकते हो कि 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता था। और अगर हम 1 किलो देसी घी खरीदते हैं तो 400 से 500 रुपए के बीच में आता है। 2 रुपए की 1 मन, मतलब 40 सेर। 1 मन कितने? 1 मन में 40 किलो होते हैं। तो 40 सेर गंदम, गंदम होता है जो पशुओं का चारा, पशुओं को डाली जाती है। इस कारण खाते पीते घरों के ही लड़के स्कूल जाया करते थे और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन लेखक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसके पढ़ने का कारण शायद यह था कि उसे उसकी पढ़ाई पर ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा था, उसे पुरानी किताबें मिल जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट वो बता रहा है कि परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का चाव कभी भी उसने महसूस नहीं हुआ था, जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते थे। अजीब बात थी, मुझे कुछ नई कापियां और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन उदास होने लगता। कहता है पुरानी किताबों की शक्ल ही जब मैं देखता तो मेरा मन उदास हो जाता, मेरा मन स्कूल जाने को बिल्कुल नहीं करता।
इसका ठीक ठीक कारण तो कभी भी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की, चाइल्ड साइकोलॉजी की जानकारी है, इस रुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई भी हो सकती है और मास्टरों की मारपीट का भय भी भीतर कहीं जमकर बैठ गया था। सो पेज नंबर 26 के जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आप नोट करो। फड़फड़ाती, फड़फड़ की आवाज में लहराती हुई, फड़फड़ाती, फड़फड़ की आवाज में लहराती हुई, दो रंगे दो रंगों का, हल्के से झपकाते, आंखें हल्के से झपकाते, झपकाते का अर्थ होता है खोलते बंद करते, ब्लिंक करना, आई ब्लिंक करते हो ना आप आईज। फटकारना, डांटना डपटना, फटकारना डांटना डपटना, जिक्र चर्चा, जिक्र चर्चा, अरुचि दिलचस्पी ना होना, अरुचि दिलचस्पी ना होना। पेज नंबर 27। तो उसके मन के अंदर शायद अध्यापकों की डांट का भय भी अब बैठ गया था। सभी तो नए ना होते, परंतु 2-3 हर साल ही वे होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। मतलब सभी अध्यापक उन्हें नए नहीं लगते थे, 2-3 तो पुराने ही अध्यापक उन्हें लगा करते थे। कुछ ऐसी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफन मौला हो गए। हरफन मौला किसे कहते हैं? विद्वान को, पारंगत को, एक्सपर्ट को कहा जा सकता है। मतलब बड़ी क्लास में आते ही अध्यापकों की उपेक्षाएं बढ़ने लगती। वो ऐसी अपेक्षा करते कि हम बड़े हो गए हैं, अब हमें काम भी ज़्यादा करना चाहिए। जैसे आप भी 9 से 10 में आए तो आते ही अध्यापकों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब आप बड़े हो, आप ये कर सकते हो, आप ये असाइनमेंट कर लो, आप वो कर लो। अर्थात अध्यापकों की अपेक्षा आपसे और अधिक बढ़ने लगती है। तो हरफन मौला जिसे कहते हैं पारंगित या माहिर व्यक्ति को कहा जाता है। यदि उनकी आशाएं पूरी नहीं कर पाते तो जैसे चमड़ी उधेड़ना, उधेड़ देने को वो तैयार रहते हैं। और अगर कोई बच्चा काम नहीं करता तो उसे खूब मारा जाता, उसे खूब पीटा जाता। इन्हीं कुछ कारणों से, केवल किताबों कापियों की गंध से ही नहीं, यही कारण नहीं था, और भी बहुत से कारण थे। लेखक बताता है कि ये सब कारण मिलकर ही शायद उसे लगता था कि वो स्कूल के अंदर ना ही जाए। बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे हुए थे, उनसे जो गंध आती थी उससे भी मन उदास हो जाता था। तो इस तरह उसका मन स्कूल जाने को बिल्कुल नहीं करता था। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। इन सब के बावजूद 1-2 कारण थे जिसके कारण स्कूल अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। मास्टर प्रीतम चंद जब हमें स्काउट परेड करवाते, हम स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह में ली विसल, विसल मीन्स सीटी से मार्च करवाया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न, दाएं मुड़ो या पीछे मुड़ो, या अबाउट टर्न, दाएं या बाएं मुड़ो या पीछे मुड़ो। अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते, अकड़ कर चलते तो ऐसे लगता जैसे हम कोई विद्यार्थी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान। जैसे कि फौजी जवान 26 जनवरी को आपने परेड देखी होगी, जब वो परेड करते हैं और एक ही समय में सब मिलकर इकट्ठे ही एक और मुड़ते हैं, दाईं और बाईं और वो परेड करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। तो बच्चों को भी ये एहसास होने लगा। उन्हें जब वो परेड करते, स्काउट परेड करते, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। जैसे एनसीसी कई बच्चों ने ज्वाइन कर रखी है, तो जब वो वर्दी पहनते हैं या परेड करते हैं तो मन ही मन गर्वोन्नत महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक विशेष स्थान रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है
कि फौज में जो नौजवानों की भर्ती किस तरह से की जाती थी। अभी तो बहुत सारे सोर्सेज आ गए हैं, जैसे ऑनलाइन है या फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, या भर्ती के बहुत सारे साधन आज उपलब्ध हैं। अगर किसी ने फौज में जाना है, पेपर में भी उसके बारे में एड्स आती हैं, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस समय में फौज में किस तरह से भर्ती की जाती थी इसके बारे में बताया है। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया और तमिलनाडु में कोडाई कैनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया। उस राजा का एक बेटा, कहते थे, अब विलायत में मतलब फॉरेन में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेजों की ही चलती थी। देसी रियासत एक प्रदेश का शासन, उस पर अंग्रेजों की ही चलती थी, अंग्रेजों का ही राज था। फिर भी राजा के ना रहते, जब राजा ना हो तो अंग्रेज हमारी रियासत के सभी गांवों से जबरन भर्ती नहीं करवा पाया था, मतलब जबरन जबरदस्ती भर्ती नहीं करवा पाए थे। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए कुछ अफसर गांवों में आते और उनके साथ कुछ नौटंकी वाले, नाटक करने वाले भी आया करते, और वो नाटकों के जरिए, गानों के जरिए लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए या फौज में भर्ती होने के लिए उत्साहित किया करते थे। और रात के समय खुले मैदान में शमियाना लगाकर, शमियाना जिसे टेंट कहते हो, कपड़े का पंडाल कह लो, कपड़े का पंडाल सा बनाकर वो लोगों को अर्थात गांव वासियों को इकट्ठा कर लिया करते थे और फौज के लोगों को के सुख आराम बहादुरी के दृश्य नाटकों के जरिए वो दिखाकर लोगों को आकर्षित करते और फौज में भर्ती होने के लिए उत्साहित करते, उकसाते। उनका एक गाना अभी भी याद है। वो क्या गाते थे, लेखक कहता है, बचपन में सुनी हुई चीजें इंसान को अक्सर बड़े होने पर याद रहती है, तो लेखक को भी शायद याद था। क्या गाना वो गाते थे उसके बारे में बताया। कुछ मस्खरे, मस्खरे किसे कहा गया है, मजाक करने वालों को अजीब सी वर्दियां पहनकर, अजीब अजीब कपड़े पहनकर, अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते थे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, रंगरूट किसे कहा गया है, एक सैनिक को कहा गया है, सिपाही को कहा गया है। भर्ती हो जा रे, अठे मिले से टूटे लीतर, लीतर खस्ता हालत जूतों को कहा जाता है, टूटे फूटे जूतों को कहा जाता है। उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, ये गाना वो गाया करते थे। हो जा रे रंगरूट, अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट। तो इस पेज पर जो कठिन शब्द आ रहे हैं, पहले आप एक बार उनको हम रिव्यू कर लेते हैं। परेड करवाना, अनुशासन में व्यायाम आदि की क्रियाएं करवाना। परेड करवाना, अनुशासन में व्यायाम आदि की क्रियाएं करवाना। लेफ्ट राइट, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट दाएं बाएं। विसल मीन्स सीटी, विसल का अर्थ है सीटी। देसी रियासत, प्रदेश का शासन। शमियाना मैंने बताया है, कपड़े का पंडाल, लिख लीजिए बेटे। आकर्षित करना, खींचना, अपनी ओर ध्यान खींचना। मस्खरा या मस्करे बताया गया है, लास्ट सेकंड लाइन में देखो, मजाक करने वाले। और रंगरूट जो है वो सैनिक को कहा गया है। जबरन जबरदस्ती, जबरन जबरदस्ती को कहा गया है। तो मूविंग अहेड टू द पेज नंबर 28, भर्ती हो जा रे रंगरूट, हो जा रे रंगरूट, उनका वो इस तरह से गाना गाते। इन बातों से सभी नौटंकी को देखकर, गाने को सुनकर कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार भी हो जाया करते थे। और कभी कभी महसूस होता कि हम फौजी जवानों से बिल्कुल भी कम नहीं है। धोबी की धुली हुई वर्दी, पॉलिश किए हुए बूट, जुराबों को पहने हुए जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता कि हम महत्वपूर्ण फौजी जवान हैं। उसके बाद मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते हुए नहीं देखा था। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में मास्टर प्रीतम चंद जी के बारे में बताया गया है कि वो कैसे दिखाई देते थे।
आपको प्रश्न आ सकता है कि मास्टर प्रीतम चंद्र जी का चरित्र चित्रण करें या मास्टर प्रीतम चंद जी का व्यक्तित्व कैसा था। तो इस पैराग्राफ में आप मार्क कर सकते हैं। वो ठिगने कद के थे, कद बहुत छोटा था, दुबले पतले थे, परंतु गठीला शरीर था, शक्तिशाली मजबूत। गठीला मतलब मजबूत शरीर था, मुंह पर चेहरे पर माता के दाग थे और बाज सी उनकी आंखें तेज थी, तभी तो कोई भी गलती करता तो उसे पकड़ लिया करते थे। खाकी वर्दी हमेशा पहने रहते थे, पीटी ड्रेस, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट पहनते थे और सभी कुछ उनका जो व्यक्तित्व था, जैसे वो कपड़े पहनते थे, दिखाई देते थे, वो लोगों को डराने वाला ही लगता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती थी, जैसे घोड़े के खुरों में लोहे की कीलें ठोकी जाती हैं और घोड़ा चलता है तो ठक ठक की आवाज आती है, टप टप की आवाज करता है। तो वो शायद ठिगने कद के थे, इसी कारण ये भी कारण हो सकता है कि बूटों के नीचे उन्होंने एक विशेष प्रकार की एड़ियां लगवा रखी थी, जिसे तांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके हुए होते थे और वो अगर वो सख्त जगह पर, हार्ड सरफेस जिसे कह लो, सख्त जमीन पर चलते तो खुरियों और कीलों के निशान भी वहां दिखाई देते थे। ऐसे वो बूट पहनते थे। हम ध्यान से देखते और बड़े बड़े भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच नहीं आती है। हम मन ही मन सोचते कि इतने भारी बूट पहनते हैं, इनका पैर भी नहीं मुड़ता है, मोच भी कभी नहीं आती है। और अगर बच्चे उनको देखकर अपने माता पिता से वैसे बूटों की मांग करते तो माता पिता ये कहते कि सारी उम्र ऐसे बूट पहनोगे तो टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे नहीं चल पाओगे। अक्सर बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो माता पिता उन्हें हाई हील्स के शूज नहीं पहनने देते, बहुत ज़्यादा ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहनने देते। लड़कियों को तो अक्सर मना किया जाता है कि ऐसा करने से जो है वो शरीर जो है वो बेडोल हो जाएगा, टखने मुड़ सकते हैं, गिर सकते हो, चोट लग जाती है। और बच्चों को हमेशा सीधे सपाट जूते पहनने के लिए ही कहा जाता है। तो बच्चे उनको देखकर, जैसे कि बच्चे हमेशा दूसरों की चीज़ों को देखकर बहुत आकर्षित होते हैं, अगर जिद करते तो माता पिता वो उस बात से टाल देते कि नहीं, ऐसे आप नहीं पहनो जूते, ऐसे जूते पहनने से तुम्हारे टखने जो हैं वो टेढ़े हो जाएंगे, ऐसा कहकर उन्हें टाल दिया जाता। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। खुरियां किसे कहते हैं? जूते के नीचे लगने वाली एड़ी को खुरियां कहा जाता है। यहाँ तक मार्क कर लीजिए, कल हम आगे इससे करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे।